अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम टू थर्ड वीकली रिकैप। हमारा जो सेकंड वीकली रिकैप था जो हमने लास्ट वीक किया था उसके अंदर हमने उससे पिछले हफ्ते की जो मेजर डेवलपमेंट्स थी उनको कवर किया था। ख़ास तौर पर ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन को, ऑयल प्राइसेस क्योंकि हेविली इम्पैक्ट करती हैं स्टॉक मार्केट को, यूएस स्टॉक मार्केट को। हमने ये देखा कि यूएस ऑयल इन्वेंटरीज़ जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन कर रही हैं, ज़ाहिर है क्योंकि ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। सीपीआई और पीसीई में क्या डिफरेंस है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही इसके ऊपर। और इसके ऊपर हम मज़ीद हमने एक प्राइमर भी बनाया, आप वो भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आई थिंक अशर मैं ज़्यादा टाइम जो है यहाँ पर वेस्ट नहीं करूँगा और मैं चाहूँगा कि हम बढ़ें अपने इस वीकली रिकैप की तरफ और देखें क्या है हमारे पास आज। Perfect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll share my screen. हम basically week ending 2nd September 2022 देख रहे हैं. Just before I move on, ये disclaimer है. Please pause at this very point in time अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को, and just please go through this disclaimer, and please know that um, by viewing this video, you are agreeing to waive all liabilities of losses you may suffer. If you do not agree to any portion of this recording, you may discontinue now. उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं. इस हफ्ते बेसिकली आफ्टर 4 वीक्स ऑफ गेन्स S&P क्या कहते हैं 3 हफ्ते से लॉसेस पोस्ट कर रही है. इस हफ्ते तकरीबन 3.29% लॉसेस पोस्ट किए हैं लास्ट वीक बेसिकली. एंड अगर आप ये देखें कि इस हफ्ते क्या हुआ है, तो देयर वर अ कपल ऑफ थिंग्स, मिक्स्ड बैग ऑफ न्यूज़. इस हफ्ते इन्वेस्टर्स ट्राई टू डाइजेस्ट अ कपल ऑफ थिंग्स. जॉब्स, बेसिकली इस हफ्ते जॉब्स का डेटा आना था, and it essentially showed a less than expected 315,000 jobs that were added in August. ये डेटा जॉबलेस claims and jobless jobs का डेटा होता है. You're basically the 315,000 jobs is what US economy actually added in terms of the number of jobs that were created in the economy. At the same time, unemployment rate जो है, which is basically लोग कितने बेरोजगार हैं इस इकोनॉमी में, that came spiked up to 3.7%. उसमें चक्कर ये है कि हालांकि जॉब्स ऐड हुई थी 350,000, पर एट द सेम टाइम जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, यानी कि कितने लोग मजीद जॉब्स ढूंढ रहे थे, वो ऊपर चला गया. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई यूनिवर्सिटी से निकलता है, तो जब वो यूनिवर्सिटी से निकलता है तो वो लेबर फोर्स में ऐड जाता है. दैट बेसिकली वेंट अप, एंड जितनी जॉब्स क्रिएट हुई उससे ज्यादा वो नंबर ऊपर चला गया. एज सिंपल एज दैट. अच्छा उसके साथ साथ इसमें यहाँ पर एक सवाल है जो कि जब मैं खुद भी इस स्पेस के अंदर एंटर हो रहा था, तो जब हम ज़ाहिर है हम बहुत सारे चैनल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, न्यूज़ वगैरह को फॉलो कर रहे होते हैं, तो ये जॉब्स के हवाले से जो है ना बड़ी एक न्यूज़ आ रही होती है कि जी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो ये है, नई जॉब्स जो हैं वो इतनी मार्केट में जो है वो ओपन हुई है, नई वैकेंसीज है। तो मतलब ये जॉब्स का क्या इफेक्ट होता है स्टॉक मार्केट पर और क्यों ये इतनी इम्पोर्टेंट है? there are two basically focal points of the economy, for any economy, and from the central bank specifically. In central bank, हमने कहा है कि हमेशा central bank is at the center of takes the center stage when it comes to actually understanding the macroeconomic picture and the stock market in specific. स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक के पास दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और एक अनएम्प्लॉयमेंट. ये दो चीजें इकोनॉमी की बिल्कुल इंटरट्वाइंड होती हैं, राइट? तो इन्फ्लेशन उनको कंट्रोल करनी होती है, एंड दे नीड टू मेक श्योर कि जॉब्स बेसिकली
the economy is conducive enough that jobs are being created. Unemployment rate का north of 4% उनका target होता है और 2% तकरीबन इन्फ्लेशन का होता है. ये बात मैं अभी आगे भी रखूंगा. तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत क्लोजली ट्रैक करती है वॉल स्ट्रीट to actually understand कि इकोनॉमी किस तरफ जा रही है and therefore US Federal Reserve करेगा क्या in reaction to this news. तो फॉर एग्जाम्पल अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे जाता जा रहा है नीचे जाते जा रहा है और इन्फ्लेशन ऊपर जाती जा रही है, these things essentially are the reason why the US Federal Reserve is right now talking about increasing the interest rates. क्योंकि वो कह रहे हैं कि यूएस जॉब मार्केट बड़ी जबरदस्त है. You know, unemployment is below the 4.5-5%, जो भी वो ट्रैक करते हैं उनका टारगेट है, and therefore इन्फ्लेशन भी ऊपर जा रही है. जाहिर सी बात है जितनी जॉब्स ऐड होंगी, नेचुरल सा फिनोमेना है भाई, जितने लोगों को इनकम आना शुरू होगी उतनी स्पेंडिंग होगी इन्फ्लेशन होगी. तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है जहां पे वो इन्फ्लेशन को नीचे लेकर आएंगे. As a result of that, obviously some jobs will be lost, but ये चीजें बैलेंस आउट इन द लॉन्ग रन होनी चाहिए. इन्फ्लेशन का एक लॉन्ग टर्म रेट है जिसको टारगेट कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का एक लॉन्ग टर्म रेट है जिसको टारगेट कर रहे हैं. उनका जो टूल है टारगेट करने का वो इंटरेस्ट रेट्स एंड क्वांटिटेटिव बैलेंस शीट बेसिकली एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है. इसमें मैं अब दो चीजें इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा एंड आई थिंक दैट will probably serve as a primer as well for anyone who actually wants to look at how to think about the US stock market, yeah, any market for that matter. Inflation and oil prices. देखिए last week हमने डिस्कस भी किया था, but I'll repeat for the benefit of everyone that last week data आया था PCE का, personal consumption expenditure का, जहां पे ये आया था कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो PCE की जो हेडलाइन फिगर है वो ईज ऑफ हुई थी 0.2 परसेंटेज पॉइंट्स मंथ ओवर मंथ वर्सेस बेसिकली द प्रीवियस मंथ, बेसिकली जून वर्सेस जुलाई की बात हो रही. 6.3% की फिगर आई थी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इन्वेस्टर्स वर होपिंग, व्हाट दिस बेसिकली मेंट इज दैट इन्फ्लेशन थोड़ी अब नीचे आ रही है, जो अशिया की कीमतें हैं वो नीचे आ रही हैं, राइट? एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इन्फ्लेशन इज ईजिंग ऑफ एंड दैट गेव इन्वेस्टर्स होप दैट द फेड might not be so aggressive in terms of the interest rates hike that it's doing. आपसे पहले भी बात हुई थी इस हवाले से कि इंटरेस्ट रेट और स्टॉक मार्केट का ताल्लुक ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत तेजी से हाइक होती हैं, मार्च से शुरू है, मार्च 2022 से शुरू हुई थी ये 0.25% से लेकर अब 2.5% तक चली गई है जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स है. और मैंने बताया था कि ये इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमी में जो लेंडिंग होती है उसको इम्पैक्ट करती है, राइट? तो बैंक्स आगे अब जो रेट्स पे कस्टमर्स को मॉर्गेजेस देंगे और जितनी भी लेंडिंग करेंगे बिजनेसेस की खास तौर पे, वो 2.5% एंड अबव होगी एटलीस्ट. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट होता ये कि जो चीप लेंडिंग थी या चीप बोरोइंग थी वो खत्म हो जाएगी एंड देयरफॉर होगा ये कि एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बोरोइंग विल बिकम मोर एक्सपेंसिव एंड थिंग्स विल स्लो डाउन नेचुरली, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया ही क्रेडिट पे चल रही है, खास तौर पे यूएस इकोनॉमी. कॉर्पोरेट्स अगर आपको लगता है कि वो अपनी जेब से सैलरीज देते हैं तो ये बिल्कुल कंप्लीटली मिसनोमर है. इट्स अ कंप्लीटली इट्स अ मिसकंसेप्शन. बैंक्स अपनी वीकली वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करते हैं थ्रू ईदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट और लॉन्ग टर्म बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स. तो ये जो बोरोइंग मार्केट है, ये जो बोरोइंग लेंडिंग की जो पूरी मार्केट है, स्लो डाउन हो जाती है. जब स्लो डाउन होगी तो इकोनॉमी भी स्लो डाउन होगी. इकोनॉमी स्लो डाउन होगी तो देयरफॉर इन्वेस्टर्स इसका ये लिंक लेते हैं कि इकोनॉमी स्लो डाउन होगी, यूएस मार्केट स्लो डाउन होगी. यूएस मार्केट स्लो डाउन होगी, यूएस स्टॉक मार्केट पे भी वही इंपैक्ट आएगा. तो PCE, which is a personal consumption expenditure, actually measures the inflation rate which is applicable to all households across the board. इसमें अर्बन भी है, रूरल एरियाज भी हैं, जो NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
वो भी हैं नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। एट द सेम टाइम एक और चीज महीने के एंड में, महीने के स्टार्ट में कोट होती है, वो सीपीआई डेटा है। दो तरह के डेटा कोट होते हैं, सीपीआई और पीसी। ये मैंने पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का बताया, और सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सिर्फ उस इन्फ्लेशन को मेजर करता है जो कि एक अर्बन हाउस होल्ड, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में आप कराची को ले लें, तो कराची इज एन अर्बन सेंटर। सिंध इज अ प्रोविंस, राइट? उसमें रूरल एरियाज भी हैं सिंध के, बट देन कराची इज द अर्बन सेंटर ऑफ सिंध। उसी तरह अगर आप इंडिया में दिल्ली को ले लें, बॉम्बे को ले लें, दोज आर अर्बन सेंटर्स ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल। उसी तरह आप ढाका ले लें तो ढाका इज द अर्बन सेंटर। तो वहां पे जो इन्फ्लेशन है उसको सीपीआई कहते हैं, और जो पूरी अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस पाकिस्तान, अक्रॉस द सबकॉन्टिनेंट, अक्रॉस द ग्लोब या अक्रॉस यूएस, उसको आप पीसीई कहेंगे, राइट? ये इन्फ्लेशन नंबर वन चीज है जो आपको समझनी है। नंबर टू, इस इन्फ्लेशन का ऑयल से क्या ताल्लुक है? देखिए, ऑयल प्राइसेस लास्ट वीक भी ऊपर गई इस एक्सपेक्टेशन में कि जो ओपेक है, विच इज ओपेक प्लस, विच इज ए conglomerate of oil producing countries, a union of oil producing countries, जिसमें जीसीसी कंट्रीज हैं, उसमें रशिया भी है, राइट? उसमें मेक्सिको भी है, उसमें लिबिया और बाकी जीसीसी एंड सराउंडिंग कंट्रीज भी हैं। वो ये तय करती हैं हर साल या हर महीने बैठकर कि उन्होंने कितना ऑयल प्रोड्यूस करना है हर कंट्री ने। ये राशनड होता है। तो आइडिया ये हुआ है कि बिकॉज इन एंटिसिपेशन ऑफ द फैक्ट कि यूएस और ईरान के बीच में कोई डील होगी, देयरफॉर जो ओपेक कंट्रीज हैं वो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, पोटेंशियली एज अ रिएक्शन टू दैट, अपनी सप्लाई कट करेंगी टू स्टेबलाइज द ऑयल मार्केट्स, या टू कीप द ऑयल प्राइसेस अप, यू नो, 90 to $100 के बीच में, उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगी। तो वो देयरफॉर that has therefore resulted in this week's positive reaction towards the end of the week. Meeting actually next week hai. Brent crude futures actually settled at 93, while US West Texas Intermediate, which is WTI crude futures, settled at 87. ये दो तरह के ऑयल होते हैं, एक स्वीट है, एक सावर है। इसको टेक्निकल आप वैसे गूगल कर सकते हैं, बट इन शॉर्ट ये दो तरह के ग्रेड्स होते हैं ऑयल के, एक ब्रेंट है और एक WTI, जो इन दो बेंचमार्क से कैप्चर होता है, स्वीट एंड सावर। तो ये वो स्वीट एंड सावर मतलब चाइनीज स्वीट एंड सावर नहीं है, ये स्वीट एंड सावर ऑयल की बात हो रही है। You can Google that up, and that's I'll save your time for that. ऑयल ऊपर जाता है, इस सब से मैंने पहले भी बात कही थी कि जब भी ऑयल ऊपर जाता है तो होता ये है कि हर चीज जो आप खरीदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एवरीथिंग हैज ऑयल। इधर एक्चुअल ऑयल जो आपकी गाड़ी में डलता है गैसोलीन के तौर पे, या जेट फ्यूल के तौर पे, या प्रोसेस्ड जिसे पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं, डाउनस्ट्रीम ऑयल, जो कि आपकी ये प्लास्टिक बॉटल्स हैं और सारी चीजों में इस्तेमाल होता है, गाड़ी का हुड है, एवरीथिंग। तो जब ऑयल ऊपर जाता है ना, इट्स एज सिंपल एज दैट, एवरीथिंग गोज अप। And when everything goes up, what I mean by that is the price of everything goes up, and therefore inflation. आप ये देखें कि oil price की history है, you can see that oil actually started off at like less than $10. एक ये भी जमाना था जब when it was less than $10 a barrel, and अब ये करते करते तकरीबन $100 के आसपास घूम रहा है। आपने ये जो ग्रे लाइंस हैं, ये रिसेशंस हैं या इकोनॉमिक क्राइसिस हैं। आप देखते हैं कि 70s का जो ऑयल क्राइसिस आया था, तो ये ऑयल जंप कर 10 पे चला गया था, which was nothing. 80s का ऑयल क्राइसिस आया था, ये तकरीबन 50 तक चला गया था। इस वक्त जहां जो सिचुएशन है वर्सेस हिस्ट्री, आप देख सकते हैं कि लास्ट जो 2007-2008 का क्राइसिस आया था, उसमें ऑयल चला गया था 120, और इसके बाद यूएस फेडरल रिजर्व ने अपनी इंटरेस्ट रेट्स हाइक करना शुरू कर दी थी। जब इंटरेस्ट रेट्स हाइक की थी तो क्रैश आया था यूएस इकोनॉमी में, राइट? एंड बोथ आर इंटरट्वाइंड। मैंने आपको बताया कि जब ऑयल इन्फ्लेशन इतना ऊपर जाने लगेगी तो यूएस फेडरल रिजर्व ने रिएक्ट किया, इंटरेस्ट रेट्स हाइक की, क्रैश। इस वक्त आप एग्जैक्टली वही सिचुएशन देख रहे हैं जहां पे इन्फ्लेशन भी ऊपर चली गई है,
एज अ रिजल्ट ऑफ द फैक्ट कि ऑयल वापस 2007-2008 वाले लेवल पे आ गया। अगर ये कंट्रोल नहीं होता, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल नहीं होगी। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगी, US Federal Reserve अपने interest rates, global policy makers will increase their interest rates in order to actually curtail the pace of inflation. क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा रन में इन्फ्लेशन चली जाती है, यानी अगर इन्फ्लेशन मतलब फॉर एग्जांपल प्राइसेस ऊपर जाती रहती है, ऊपर जाती रहती हैं, अल्टीमेटली थिंग्स विल बिकम अनअफोर्डेबल, राइट? एंड इफ थिंग्स बिकम अनअफोर्डेबल, एक क्रैश मैसिव आना ही है। तो देयरफॉर वो ये करते हैं कि उसको स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं उस क्रैश को as simple as that, and that is called soft landing. आप ये गूगल कर सकते हैं, what soft landing is called. ऑयल ऊपर क्यों जाता है, राइट? इसको मैं बहुत ब्रीफली समराइज कर रहा हूं। ऑयल ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि ग्लोबल सप्लाई डिमांड का जो बैलेंस है वो आउट हो जाता है। अगर एक चीज की सप्लाई ज्यादा होगी, उसकी प्राइस कम होगी नेचुरली, राइट? अगर एक चीज की डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से, तो फिर क्या होगा कि हर कोई जो मतलब बेसिकली प्रोड्यूसर है वो ज्यादा पैसे मांगेंगे, उनको पता है मार्केट में सप्लाई कम है। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? सो when you actually look at the US crude oil inventories, आपको उससे कुछ क्लू मिलता है कि ग्लोबल इन्वेंट्रीज जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ऑयल कंज्यूमिंग नेशंस हैं, यूरोप है, यूएस है, उनके पास जाहिर सी बात है स्टॉक भी होता है ना इन एडवांस, कि भाई अगर ऑयल की कीमतें ऊपर जाती हैं या उनको अगर ऑयल नहीं मिल पाता, उनको किसी भी वजह से सप्लाई कर्टेल होती है या सप्लाई उनको मिल नहीं पाती, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप ऑयल छोड़ना अपनी इकोनॉमी में खत्म कर दें। मतलब यू लिटरली, आई टोल्ड यू कैन नॉट सर्वाइव अ डे विदाउट ऑयल, नॉट अ डे विदाउट ऑयल। गाड़ियां बंद हो जाएंगी। आपने श्रीलंका देखना तो उसमें श्रीलंका देख लें, पेट्रोल पंप से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ऑयल इस वक्त राशन हुआ भाई, श्रीलंका में है ही नहीं, वो इंपोर्ट करने के पैसे ही नहीं है उनके पास। देयरफॉर इकोनॉमी सच एज चाइना, यूएस, ओईसीडी कंट्रीज, यूरोप, सब स्टॉक्स रखते हैं। और ऑयल प्राइसेस कहां मूव कर रही हैं उसको अंडरस्टैंड करने का, या सप्लाई डिमांड इम्बैलेंसेस जो हैं उनको एक तरह से मेजर करने का कोई एक क्वांटम नहीं है। बहुत सारी तरीके से आप मेजर कर सकते हैं कि यार सप्लाई डिमांड किधर है ग्लोबली, बट एक तरीका आप ये देख सकते हैं कि कितनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, वो है ऑयल इन्वेंट्रीज, कि स्टॉक हर इकोनॉमी के पास कितना है। यूएस की आप देख लें, दिस इज द यूएस की ये ऑयल इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है उनके पास, दिस इज द लोएस्ट लेवल, 874 मिलियन बैरल्स, लोएस्ट लेवल सिंस 2004, लोएस्ट लेवल सिंस 2004, यानी 2007-8 के क्रैश से भी पहले का जो लेवल है उस पे खड़े हैं ये लोग, व्हिच इज अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। नेक्स्ट, आप ओईसीडी कंट्रीज देख लें, व्हिच आर प्रेडोमिनेटली यूरोपियन एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, और उनकी क्रूड ऑयल इन्वेंट्री भी देख लें। तो वो भी आप देखते हैं कि 2020 में जब ये कोरोना का क्राइसिस आया था, जब बिल्कुल वर्ल्ड कंजम्पशन नीचे चली गई थी, तो वो पीक करती है। उसके बाद जितनी तेजी से नीचे आई है उतनी तेजी से तो ये 2018 में भी नहीं थी, और ये रिकॉर्ड लेवल पे नीचे आ गई है। तो भाई सारी दुनिया की इकोनॉमीज ऑयल को तेजी से अपने स्ट्रेटेजिक जो पेट्रोलियम रिजर्व्स होते हैं इनके, उसमें से छोड़ रही हैं, बिकॉज दे कैंट अफोर्ड टू ईदर बाय ऑयल फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट, जो कि महंगा हो गया है, या ये दे थिंक दैट ऑयल अभी नीचे आएगा तो हम तब खरीद लेंगे, अभी फिलहाल हमें अपने स्टॉक्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। एंड बिकॉज द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर ये लोग ऑयल को इंपोर्ट करते हैं महंगी प्राइसेस पे, तो और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इज दैट सॉर्ट ऑफ क्लियर? डज दैट मेक सेंस? एनी क्वेश्चंस? बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है। राइट, सो दिस इज व्हाई यू सी कि ये सीपीआई डेटा है, ये सीपीआई डेटा, दिस इज व्हाई यू सी दैट ये 2008 में आप देखते हैं इन्फ्लेशन वाज स्पाइकिंग, एंड इस वक्त आप देखेंगे रेड लाइन कहां चली गई है। दिस इज हायर देन द 2007-2008 क्राइसिस। इन्फ्लेशन इतनी ऊपर चली गई है, क्यों? चूंकि एनर्जी प्राइसेस ऊपर जा चुके। अच्छा, एक और चीज जो मैं आई वांट टॉक अबाउट, व्हिच इज पीसीई एंड सीपीआई के बीच में डिफरेंस। यू शुड अंडरस्टैंड दिस। अच्छा अच्छा, यहाँ पे सॉरी, हम यहाँ पे ये तो देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन 2008 से ज़्यादा ऊपर चली जा चुकी है, तो क्या ऑयल प्राइसेस, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस आर ड्राइविंग इन्फ्लेशन, तो क्या ऑयल प्राइसेस भी उसी लेवल पर हैं, या उस लेवल से 2008 के लेवल से ऊपर चली गई है? नहीं, 2008 का लेवल तकरीबन 140 टच किया था रफली, राइट?
सो इट टच अराउंड 140ish एंड अभी इस वक्त उससे नीचे ही है, इस वक्त उससे नीचे है। तो ठीक। दिस इज व्हाई वी आर थिंकिंग कि शायद इन्फ्लेशन थोड़ी ईज हो जाए, बट रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से बहुत सारी और चीजें प्रॉब्लम प्रॉब्लम कर गई हैं। फूड एंड ग्रेन सप्लाई, कमोडिटीज नेचुरली, अभी आपको पता है ग्लोबली, ग्लोबल साउथ में बहुत ज्यादा फ्लड्स आए, राइट, इंडिया में भी आए, पाकिस्तान में भी आए, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, और रशिया यूक्रेन की वजह से यूक्रेनियन सप्लाई स्लो डाउन हो गई है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो फर्टिलाइज जो ग्रेन्स एंड क्रॉप्स हैं उन पे जो डिजास्टर आया उसकी वजह से फूड प्राइसेस भी ऊपर चली गई हैं, राइट। एक तो वो फूड है जो कि प्रोसेस ही आपके ऑयल से होता है, विच इज योर सनफ्लावर ऑयल, योर कॉर्न ऑयल, राइट। और एक वो है जो ग्रेन्स खुद प्रोड्यूस होकर आगे जाने होते हैं, फूड उसमें प्रोसेस होकर मतलब खाना बनना होता है उससे, राइट। आटा, चीनी हो गई और सारी सारी दीगर अशिया हो गई, वो सारी चीजें भी, चावल हो गए, वो सारी चीजें उनको रशिया यूक्रेन क्राइसिस फॉर एग्जांपल उसकी वजह से एक स्लो डाउन आ गया है। और फूड एप्लीकेशन, जो क्रॉप एप्लीकेशन के लिए जो फर्टिलाइजर्स हैं, यूरिया है आपका, डैप है, वो सारे भी उनकी भी सप्लाई कर्टेल हो गई है। तो एक फूड का जो पूरा चेन है ना, फूड इकोसिस्टम में भी पूरा क्राइसिस आया हुआ है, राइट। और उसको मजीद एक्सैसरबेट कर दिया ऑयल ने, राइट। तो दो चीजों की वजह से ऑयल हालांकि 2007-2008 से कम है, बट इन्फ्लेशन अभी भी ऊपर जा रही है, एटलीस्ट ऊपर है, जो 2007-2008 का क्राइसिस आया था उससे ऊपर है, राइट। So therefore, I just want to introduce another concept, which is the CPI inflation versus PCE inflation, right? I want to talk about this. मैंने आपको पहले आपको बता दिया कि ऑयल प्राइसेस और इन्फ्लेशन का बहुत क्लोज लिंक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। जब भी ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी, इन्फ्लेशन होगी, therefore US Federal Reserve अंदर, they will step in and they will increase the interest rates and therefore bring inflation down. इसमें दो बेंचमार्क्स हैं जो मार्केट वॉल स्ट्रीट फॉलो करती है, पीसीई प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पीसीई इज द personal consumption expenditure price index, which is a broad level index which is across the whole country. CPI सिर्फ अर्बन सेंटर्स को टारगेट करती है, वो देखती है कि अर्बन सेंटर्स में कितनी इन्फ्लेशन आई। तकरीबन सेम डेटा है, सीपीआई पहले आ जाता है, पीसीई बाद में आता है, राइट। तो मार्केट्स दोनों बेसिकली, सीपीआई पहले आ जाता है तो मार्केट्स उसको एज अ क्यू लेती हैं कि मतलब बेसिकली यही डेटा पीसीई का भी आना है। सो आप देख सकते हैं ये ब्लू लाइन है, जो ब्लू और रेड लाइंस हैं, मैं अभी समझाता हूँ ब्लू और रेड लाइंस में फर्क क्या है। अगर आप ये दो ग्राफ्स हैं, ये पीसीई है, ये सीपीआई है, दोनों देखें आप बहुत सिमिलर है। ये देखें दोनों 2022 में ऊपर गए, 2022 में, एंड दिस इज आल्सो गोइंग अप इन 2020। अब यहां पे दो और चीजें समझने की जरूरत है। एक पीसीई है जो कि मैंने कहा कि ब्रॉड है, अक्रॉस द कंट्री है, अर्बन रूरल सब जहां इन्फ्लेशन आ रही है वहां पे उसको मेजर कर रहा है। और एक सीपीआई है जो अर्बन सेंटर्स में को मेजर कर रहा है। बट उसके अंदर, दोनों मेजर्स के अंदर एक लेवल कहलाता है हेडलाइन लेवल और एक कहलाता है कोर लेवल। हेडलाइन फिगर वो फिगर है जो कि एक्चुअल फिगर है, राइट, विच इज यहाँ पे पीसी तकरीबन 6.8% है, विच इज यूएस वाइड, एंड देन सीपीआई है हेडलाइन फिगर 8.5, विच इज अर्बन। तो अर्बन सेंटर्स में आपको पता है कि अशिया की कीमतें ज्यादा महंगी होती हैं। आपको पता होगा कि न्यूयॉर्क इज मोर एक्सपेंसिव देन एनी अदर प्लेस इन यूएस। आपको पता है लॉस एंजलिस इज मोर, कैलिफोर्निया इज मोर एक्सपेंसिव, या आपको पता होगा कराची इज मोर एक्सपेंसिव देन अगर आपके जो देही इलाके हैं, दी रूरल एरियाज ऑफ सिंध। आपको पता होगा कि दिल्ली, मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन द वर्ल्ड। तो ये ऑब्वियसली अर्बन जो सेंटर्स होते हैं उनमें इन्फ्लेशन ज्यादा होती है, तो नेचुरली हेडलाइन इन्फ्लेशन 8.5% यूएस में भी अर्बन सेंटर्स की हाई है, वर्सेस ओवरऑल इन्फ्लेशन कम है। मगर एक कोर भी होता है। कोर वो लेवल होता है जो कि हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड एनर्जी। फूड एंड एनर्जी मैंने आपको बताया ना कि वो दो चीजें जो बहुत वॉलेटाइल होती हैं। ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस आया, ऊपर चली गई, फ्लड्स आए, ऊपर चली गई फूड प्राइसेस, और एनर्जी प्राइसेस किसी वजह से सप्लाई एंड डिमांड इंबैलेंस आया, जिस तरह ओपेक प्लस ने अपनी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज उन्होंने अपनी सप्लाई डिप करी, तो इन्फ्लेशन आ गई, राइट। सो ये दो चीजें चूंकि वॉलेटाइल होती हैं तो फेडरल रिजर्व उनको फॉलो नहीं करता इतना ज्यादा, यानी फॉलो करता है बट अपनी रेट सेटिंग के लिए, अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए वो कोर को करता है।
कोर यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.9% फॉर सीपीआई व्हिच इज द अर्बन एंड पीसी व्हिच इज यूएस वाइड व्हिच इज 4.8%, राइट। लेटेस्ट फिगर आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि जुलाई 2022 की जो फिगर है वो तकरीबन 6% पे पहुंच गई है, जो कि हेडलाइन फिगर है, और कोर उससे कम रहेगी, राइट। तो यहाँ पे मैं बता जी बोले, यहाँ पर एक सवाल ये है सर कि इसकी वजह क्या है, मतलब रूरल एरियाज को अलग से क्यों इसकी ये सारी कैलकुलेशन अलग से क्यों होती है और अर्बन एरियाज की अलग से क्यों होती है, इसका मकसद क्या होता है? दो तरह के इंडिकेटर्स को लुक आफ्टर करना होता है। सीपीआई की जो बास्केट है वो डिफरेंट होती है, पीसी की बास्केट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अल्टीमेटली आइडिया इज नथिंग बट टू सेपरेट urban households from the rest of the place and to just look at it separately. There is no specific reason why something is looked at, but these are two separate data points. आप इस तरह समझ लें, उसी तरह जिस तरह हेडलाइन और कोर है। मगर जो चीज को इस वक्त समझने की जरूरत है वो ये है कि यूएस फेडरल रिजर्व किसको देख रही है। तो भाई यूएस फेडरल रिजर्व देखती है कोर को, चाहे वो कोर पीसी हो, कोर सीपीआई हो। कोर मैंने आपको बताया कि फूड हेडलाइन इन्फ्लेशन, यानी जो एक्चुअल इन्फ्लेशन है, माइनस फूड एंड एनर्जी प्राइसेस। फूड एंड एनर्जी में जो इन्फ्लेशन आ रही है उसको माइनस कर। तो आप ये देख सकते हैं कि जो कोर पीसी है, कोर सीपीआई है, ये तकरीबन सेम है, प्रीटी मच द सेम। ये जो टारगेट है जिसको फेड कहती है कि मैं आई वांट टू सी दिस लेवल, आई वांट टू सी इन्फ्लेशन एट दिस लेवल, कोर इन्फ्लेशन एट दिस लेवल, वो कहलाती है 2%। इन्होंने एक फिगर सेट की हुई है व्हिच हैज अ होल साइंस बिहाइंड इट अकॉर्डिंग टू देम। ये इनका टारगेट 2%। ये बात समझना बहुत जरूरी है, because next time you ever get confused कि यार ये सीपीआई क्या है, ये पीसी क्या है, ये कोर क्या है, ये हेडलाइन क्या है, यार यूएस फेडरल रिजर्व क्या कर रही है, मार्केट्स ऊपर नीचे क्यों जा रही हैं, you have to understand one simple thing. आपको फॉलो करना है कोर पीसीई, कोर पीसीई। सीपीआई डेटा भी रिलीज होगा, हेडलाइन फिगर्स, पीसीई डेटा भी रिलीज होगा, हेडलाइन फिगर्स। ट्रेंड सबके सिमिलर ही होंगे, जाहिर सी बात है, एक चीज डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं जाएगी। बट जो फेड देखती है, यूएस फेडरल रिजर्व देखती है, वो कोर पीसीई फिगर देखती है, एंड दैट टारगेट इज 2%। और वो कहती है कि ये 2% पे लाने के लिए हम इसको वापस लेकर जाएंगे 2% पे बाय इंक्रीजिंग दी इंटरेस्ट रेट्स एंड बाय बैलेंस शीट टाइटनिंग। और वो कभी आई विल एक्सप्लेन इट सम अदर पॉइंट इन टाइम। बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है? चूंकि फेडरल रिजर्व इसको देखती है, कोर पीसीई को, और कोर पीसीई में स्पेसिफिकली फेडरल रिजर्व क्या देखना चाहती है? 2% का लेवल देखना चाहती है। और वो ये समझती है कि 2% एक ऐसा लेवल है कि जब भी 2% के रेंज में इन्फ्लेशन रहती है तो इकोनॉमीज ग्रो करती हैं हेल्दी लेवल, और जब भी उससे तजावज कर जाती है ना, व्हेनेवर दे इंक्रीज टू मच और डिक्रीज टू मच, वो अच्छी बात नहीं होती इकोनॉमी के लिए। इट्स एज सिंपल एज दैट फॉर द लेमन, दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो अशर भी ये मतलब 2 से नीचे क्यों नहीं, और 2 से नीचे 2 से नीचे क्यों नहीं ले आते? 2% से और नीचे ले आएंगे तो क्या वो अच्छा नहीं है? वो डिफ्लेशन में चली जाएगी। तो एसेंशियली एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स होते हैं इकोनॉमी पे, और डिफ्लेशनरी प्रेशर्स होते हैं इकोनॉमी पे। इन्फ्लेशनरी वो है जहां पे अशिया की कीमत बहुत ऊपर जा रही है, मगर डिफ्लेशनरी प्रेशर वो होता है जहां पे आपकी अशिया की कीमत बिल्कुल गिर जाती है, यानी स्लो डाउन आ जाता है, राइट। अशिया की कीमतें कब नीचे क्यों जाएंगी? देखिए, आप खुद अपने आप से सवाल करें ना, अशिया की कीमतें क्यों नीचे जाएंगी? जब डिमांड ही नहीं होगी। हाँ, सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड ही नहीं है भाई। जब डिमांड नहीं होगी तो क्या होगा? यानी सप्लाई डिमांड का एक हेल्दी बैलेंस रहना चाहिए ना। जब भी कोई भी चीज आउट ऑफ ऑर्डर चली जाएगी तो क्या होगा? चीजें स्लो डाउन होना शुरू हो जाएंगी। भाई जब सप्लायर के पास एक्सेस सप्लाई आ जाएगी तो वो अपनी सप्लाई कट उठाना शुरू कर देगा, बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, राइट। भाई अगर 4 कैफेज खुले हुए और चारों के पास कस्टमर हैं तो जबरदस्त है, सारे कैफेज कमा रहे हैं। मगर अगर 4 में से 2 कैफे खाली जा रहे हैं और 2 कैफे, बस इतने कस्टमर है कि बस 2 कैफे काफी है इस लोकेशन में, तो फिर बाकी 2 का क्या होगा? बंद हो जाएंगे, राइट। सही। अच्छा, बंद होंगे तो क्या होगा? बंद होंगे तो वहां के लोग फायर होंगे, राइट। और फिर वो फायर होंगे तो क्या होगा? इकोनॉमी स्लो डाउन होगी, क्योंकि वो जैसे गवर्नमेंट पे बोझ बनेंगे, पेंशन आपकी एक्सपेंस, आपके जो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस ज्यादा बढ़ जाएगा, उसका अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपेंसेस जो होंगे वो गवर्नमेंट को ज्यादा बेयर करने पड़ेंगे। दोनों केसेस में स्लो डाउन हो जाएगा, राइट। अगर कैफे से इतने हैं कि
लोग आ ही जा रहे हैं, कैफेज इतने नहीं है, तो क्या होगा, कैफेज अपने प्राइसेस शूट अप कर देंगे, वो कहेंगे यार ज्यादा पैसे दो हमें, इन्फ्लेशन हो जाएगी। इन्फ्लेशन हो जाएगी। और जब ये होगी तो एट सम पॉइंट इन टाइम इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि जरूरत की भी तो चीजें, यहाँ पर तो हम कैफे की बात कर रहे हैं, बट वो टॉकिंग अबाउट रियल एक्चुअल थिंग्स भाई, थिंग्स यू एक्चुअली कंज्यूम ऑन अ डेली बेसिस। वो होगा तो लोग मतलब फाके भी हो सकते हैं, या अगर लोगों के पास अनअफोर्डेबल बन जाती है तो दैट विल कॉज अ डिस्ट्रक्शन। कौन गवर्नमेंट चाहेगी कि उनके लोग फाके से मर जाएं या अफोर्ड ना कर पाए चीजें, राइट? तो दोनों एंड पे इट्स बैड बैड सही। बैड। इसलिए ये समझते हैं कि एक हेल्दी लेवल ये है कि जहां पे सप्लाई डिमांड एक दूसरे को बैलेंस कर लेती है, वो 2% है, उनकी अपनी एक पूरी साइंस, राइट? और हमने भी ये देखा है कि जब भी ये 2% के आसपास रही है रेंज में, तो यूएस स्टॉक मार्केट ने भी परफॉर्म अच्छा किया है, और यूएस जीडीपी यानी यूएस इकोनॉमी भी अच्छा परफॉर्म किया है। हर इकोनॉमी के लिए डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट्स हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए एक हेल्दी रेट ऑफ इन्फ्लेशन 6 से 7% हो, 5% हो, 4% हो, राइट? 6 से 7% ज्यादा हो गया, बट लेट्स से 4-5% हो। इमर्जिंग इकोनॉमीज को के लिए इन्फ्लेशन ज्यादा होना बुरी बात नहीं होगी वर्सेस यूएस, मगर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए 2% इज व्हाट दे आर लुकिंग एट। इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक है, राइट? सही। So with that, I end my basically what I would say a little bit of deep dive that we do every week, and now we move on to the markets. US markets को हम देख लेते हैं। ओवरऑल ट्रेंड मैंने आपको बताया था, ये मैंने चैनल क्रिएट किया था जो कि 2007-2008 के बाद से, क्राइसिस के बाद से फॉलो हो रहा है। ये ट्रेंड रिस्पेक्ट हो रहा था until basically 2021, जब ये इस चैनल को इसने ब्रेक किया, बट अल्टीमेटली ये चैनल के वापस आ गया। तो चैनल चेक इज स्टिल देयर, द चैनल चेक इज स्टिल देयर इन द लॉन्ग टर्म ट्रेंड। ये मंथली चार्ट में देख रहा हूँ इस वक्त, राइट? एंड नाउ इट्स हेडिंग डाउन। नाउ लेट्स लुक एट द 5 ईयर चार्ट, जो वीकली चार्ट है। चैनल इज स्टिल इन चेक, जो मैंने चैनल बनाया हुआ है, बट द मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड। ये मैंने डाउन ट्रेंड इस तरह एस्टेब्लिश किया है कि ये वीकली चार्ट्स पे लोअर हाईज जो लगाए हैं मार्केट ने, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है, एंड इन कनेक्शन के जरिए, राइट, मैं रिमूव कर दूं, इस कनेक्शन के जरिए मैंने एक डाउन ट्रेंड की लाइन बनाई। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो डाउन ट्रेंड की लाइन है, ये 2023 में तकरीबन कनेक्ट कर रही है अराउंड 405 406 के लेवल पे। मैं S&P 500 का ETF देख रहा हूँ, तो स्पाई तकरीबन 400 405 के लेवल पे वैल्यूएशन स्टैंड कर रही है, अगर ये डाउन ट्रेंड रिस्पेक्ट होता है। अब यहाँ पे वॉलेटिलिटी आएगी, आप देखेंगे नीचे भी चली जाएगी, इससे ऊपर भी जाएगी, नीचे भी आएगी, बट अगर ये डाउन ट्रेंड रिस्पेक्ट होता है, जो मुझे नजर आ रहा है रिस्पेक्ट होते हुए सो फार, तो उसका ईयर एंड टारगेट होगा 405 406। अब मैंने इधर एक लाइन खींची हुई है, ऑलरेडी मैंने कुछ लेवल्स आइडेंटिफाई किए हुए थे अक्रॉस द बोर्ड, जहां पे पहले भी मार्केट ने स्टॉल किया है, जहां पे वॉल्यूम आया या जहां पे प्राइस डिस्कवरी हुई है। एंड देयरफॉर एक जो लेवल था वो 380 का था, जो कि जिसकी तरफ मार्केट बढ़ रही है। बट एट द सेम टाइम, एज आई सेड कि अब we're still in a long term trend। the long term trend है वो ये है कि मार्केट इस वक्त आप समझ लें एक ओवर सोल्ड सिचुएशन की तरफ बढ़ी हुई है, एंड इट कुड बी दैट मार्केट थोड़ा बहुत पुल बैक करे टुवर्ड्स द 405 लेवल। हो सकता है कि मार्केट पहले 380 तक टच करे, एंड देन इट गोज बैक टू द 405 लेवल, व्हिच इज द लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे। ये 2022 का जो एंड है, उसके हिसाब से जो वैल्यूएशन बन रही है 406 मैं देख रहा हूँ, राइट? एट द सेम टाइम जो फंडामेंटली भी सिचुएशन तकरीबन 400 के आसपास ही बनेगी अगर बनती है, और उसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो जहां पे खड़ा हुआ है, फॉरवर्ड ऑन अ फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस वर्सेस हिस्ट्री जो रही है। अच्छा, ये हमने अब मंथली टू वीकली देख लिया। 1 ईयर चार्ट पे आ जाते हैं। 1 ईयर बेसिकली बिटवीन अक्टूबर 2021 टू अब सितंबर 2022 हम देख रहे हैं। दिस इज द डेली क्लोज। डेली क्लोज पे चैनल चेक इज स्टिल इन प्लेस, चैनल के अंदर है अभी तक डेली क्लोजिंग। जो ट्रेंड है लॉन्ग टर्म वो भी फॉलो हो रहा है, ये देख रहे हैं आप, राइट? एंड नाउ व्हाट वी आर लुकिंग एट, मैंने आपको पहले आइडेंटिफाई किया था ट्रेंड के 380 तक ये जाएगी। 50 डे मूविंग एवरेज, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ट्रैक करता हूं। दिस इज अनदर इंडिकेटर दैट अ लॉट ऑफ मार्केट टेक्नीशियंस ट्रैक। बेसिकली अगेन मैं ये बड़ा क्लियर करना चाहता हूं to you Abdullah ke the what we're trying to do here कि ये बिला वजह में लकीरें नहीं खींच रहे, हम ये
कोशिश करना चाह रहे हैं कि जो मार्केट टेक्नीशियंस हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड व्यूअर्स हैं, जो जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को व्यू करते हुए अपने डिसीजंस करते हैं, वो क्या देख रहे होंगे, राइट? उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करते हैं हम इंडिकेटर्स को देखना, राइट? तो उसमें 50 ईएमए एक बड़ा की लेवल होता है देखने को, उसको इसने ब्रेक किया, उसको आप देख सकते हैं इसने ब्रेक किया, इसने कोशिश की है पिछले लास्ट ट्रेडिंग डे पे इसने कोशिश की थी इसको वापस ऊपर आने की, बट इट कुडंट एंड इट एक्चुअली क्लोज डाउन द डे एट एसेंशियली 392। तो ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल था जो मैं देख रहा था। अशर इट्स भाई, ब्रोकन। अशर भाई, ये ईएमए आप बताएंगे क्या होता है ईएमए, थोड़ा तो सा इसको। इन सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं, दो तरह के इन सिंपल टर्म्स मूविंग एवरेज है। ये एवरेज लेता है पिछले 50 दिन का, पिछले 50 दिन का एवरेज लेता है ऑफ प्राइस। तो ये जो प्राइस है ना, ये हर रोज क्लोज हो रही है ना, ओपन हो रही है, क्लोज हो रही है मार्केट। तो ये क्लोजिंग पे जो भी प्राइस होती है ना, उसका उन 50 डे सब के एवरेज ले लेता है। उनका पिछले 50 डेज का एवरेज लेता है, उनका पिछले 50 डेज का एवरेज लेता है, राइट? ईएमए जो एक सिंपल मूविंग एवरेज होता है, एसएमए, और एक ईएमए होता है जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। सिंपल मूविंग एवरेज जो होता है, क्या आपने सारी प्राइसेस ली डिवाइड बाय 50, राइट? सारी प्राइस को सही सही। एवरेज किस तरह लेते हैं, सम करते हैं, डिवाइडेड बाय 50, राइट? ईएमए होता है कि ईएमए जो फॉर्मूला होता है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का फॉर्मूला होता है, एक्सपोनेंशियल का उस पे लॉग का स्केल लगता है, एंड बेसिकली वो वेटेज देता है मोर रीसेंट प्राइस मूवमेंट्स को। तो 50 ईएमए और एसएमए में, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में फर्क ये है कि 50 ईएमए 50 एसएमए जो है वो पूरे ट्रेंड को देख रहा है, मगर ईएमए पूरे ट्रेंड को देख रहा है, रिसेंट। मगर वेटेज मोर रीसेंट मूव्स को दे रहा है। वेटेज मोर रीसेंट मूव्स, इट्स अ मोर वेटेड एवरेज। आपने सुना होगा, एक ठीक। सिंपल एवरेज होता है, एक वेटेड एवरेज होता है। तो ये वो वेटेड एवरेज है, which gives more importance to what is happening today rather than what happened 50 days ago। यानी आप खुद सोचें ना कि जो 50 दिन पहले हुआ उसकी इंपॉर्टेंस वो तो नहीं है ना जो आज हुआ। भाई आज जो चीज हुई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वर्सेस 50 दिन पहले जो चीज हुई। तो एवरेज वेट को वो मतलब वेटेड एवरेज लेता है एंड गिव्स मोर वेटेजेस टू दी एज द वेट एज द डेज बिकम मोर फ्रेश, मतलब पुराने से नए दिन की तरफ हम जा रहे होते हैं। सही। अब आप ये देखते हैं कि ये एक अदर लास्ट टाइम आप ये देख लें, मैं आपको दिखाता हूँ, लास्ट टाइम इसने ब्रेक किया था ये, दिस वाज 21st ऑफ अप्रैल, ठीक है, इसने डेली पे ब्रेक किया था। आप देख लें कि इसने डेली पे ब्रेक किया था, वापस से कब आया है ऊपर, वापस से 20 जुलाई को ऊपर आया है, इसने वापस इसको ब्रेक किया है एवरेज को। और जब ये इसने ब्रेक किया है, देखें यहाँ पे इसने जब ब्रेक किया तो फिर कहाँ गया है, ऊपर इसने निकाला है। इसलिए मैं देखता हूँ इस लेवल को, ठीक है, क्योंकि ये एवरेजेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगेन क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, ये एक फंडामेंटल सवाल है भाई, क्यों होती हैं, मतलब ये क्या एम इंपॉर्टेंट होती है। तो भाई सिंपल सी बात है, जो मार्केट टेक्नीशियंस, जो ब्रॉड मार्केट के जो बड़े बड़े, जो आप समझते हैं बिग डैडीज हैं, जो वो जो चीजें देख रहे होते हैं उसी को हम देखने की कोशिश करते हैं एज अ रिटेल ट्रेडर, ठीक है ना, मैं देखने की कोशिश करता हूँ, मतलब ठीक है ना, दिस इज माय प्रोसेस दैट आई एम ऑब्वियसली सॉर्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग यू टू। तो ये मैं यूजुअली इसलिए देख रहा होता हूँ चूंकि बाकी लोग देख रहे होते हैं, राइट? एंड और टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, आरएसआई है, मैकडी है, बहुत लोग बहुत कुछ देख रहे होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि दो तीन चीजें देखूं और उनके इंटरेक्शन को देखूं कि वो कहाँ इंटरेक्ट कर रहे हो, राइट? तो बहरहाल अब ये एक लेवल है जो मैंने आइडेंटिफाई किया। अब लेट्स लुक एट दी वॉल्यूम शेल्फ। वॉल्यूम शेल्फ में यूजुअली इसलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे ये देखना होता है कि बायर्स और सेलर्स ने इंटरेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ किया। तो ये वॉल्यूम शेल्फ आ गया आपका। वॉल्यूम शेल्फ आपका येलो में ये दिखा है सेलिंग वॉल्यूम है, ब्लू बाइंग वॉल्यूम है एट दिस प्राइस, एट द प्राइस ऑफ 470 ये बाइंग और सेलिंग हुई थी, एट द प्राइस ऑफ 460 ये बाइंग और सेलिंग हुई थी, एट द प्राइस ऑफ 374 ये बाइंग और सेलिंग हुई थी, राइट? तो आप देखते हैं कि ये 1 ईयर चार्ट है। ये 1 ईयर डेली, 1 ईयर ठीक चार्ट है, डेली क्लोजिंग है। ठीक। तो आप ये देख सकते हैं कि बाइंग और सेलिंग अब्दुल्ला कहाँ हुई है यहाँ पे मेजोरिटी। अगर ये मैं पूरा रेंज लूं, ये पूरी रेंज है फ्रॉम 460 470 ऑल द वे डाउन टू 363 की जो रेंज है, इस पूरी रेंज में ज्यादा ट्रेडिंग कहाँ हुई है, आप बता सकते हैं? 460 मतलब ऊपर के की तरफ हुई है ना, ऊपर की ऊपर तरफ की हुई है। तरफ। ऊपर की तरफ है बिल्कुल। एग्जैक्टली, सो दैट टेल्स यू व्हाट के मार्केट की जो प्राइस डिस्कवरी हुई थी वो ऊपर की तरफ ज्यादा हुई थी।
नीचे की तरफ इतनी खास कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो ऑन द डेली चार्ट फॉर द लास्ट 1 ईयर जो झुकाव है मार्केट का वो ऊपर की तरफ ही हुआ है। जो ज्यादातर हम्म, मार्केट ने ट्रेडिंग की है प्राइस डिस्कवरी ऊपर की तरफ हम्म, हुई है। अब होता ये है कि अगर इस की लेवल को फॉर एग्जांपल ये इस लेवल को इधर से तोड़ता है वो, तो फिर मंदी का ध्यान बन जाता है। अगर वो उसके हम्म, ऊपर रहता है तो फिर इट सेज के इधर सपोर्ट मिल जाती है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट करने का एक और तरीका है, ठीक है। एंड अगर मैं 50 डे मूविंग एवरेज को के साथ इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं, जो कि मैंने किया हुआ है, यहाँ पे आप देखते हैं, राइट। तो कुछ लेवल्स जो यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं, वो यहाँ पे 405 का क्या कहते हैं, 405 का लेवल है, जो मैंने आपको बताया कि 2022 की मेरी वैल्यूएशन है। उसके ऊपर आप जाते हैं, आप देखते हैं 417 का है। यहाँ पे जितना भी ट्रेडिंग हुई है वो तकरीबन एक और लेवल मैंने ड्रॉ किया था कि 443 का है, और फिर ये 468 का लेवल है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो तो ये है कि मार्केट बहरहाल एक ओवर सोल्ड कंडीशन में मुझे नजर आ रही है, चूंकि जो लेवल्स थे लिक्विडिटी के वो ब्रीच हुए, एंड नाउ इट्स एक्चुअली ट्रेडिंग इन अ रिलेटिवली इलिक्विड रेंज, राइट। तो ये एक तरीका है समझने का कि यार मार्केट के बारे में किस तरह सोचना है। मगर एक और तरीका ये भी है कि आप देख सकते हैं कि 50 डे एवरेज ब्रेक हुई है, और 50 डे एवरेज जब, फॉर एग्जांपल, आई वुडंट यूजुअली पुट ऑन अ ट्रेड, राइट। सो आई वुड एक्चुअली लुक एट यार 50 डे एवरेज अब रेजिस्ट कर रही है, तो भाई डाउन ट्रेंड ही है अभी तक। तो मुझे तो अभी तो ये लग रहा है कि अभी तो सिचुएशन साइडवेज टू डाउन ट्रेंडिंग ही चल रही है। अगर ये 50 डे को ब्रेक करती है तो फिर शायद हम ऊपर जाए। 3 मंथ को देख लेते हैं, लेट्स लुक एट द 3 मंथ शेल्फ। 3 मंथ में मैं आवरली देख रहा हूँ, अब मैं आवरली पे आ गया हूँ, आवरली क्लोजिंग पे। 3 मंथ शेल्फ भी ऊपर की तरफ ही दिखा रहे, 413 का लेवल था, और ये नीचे एक और लेवल है जो मैंने ड्रॉ किया हुआ 380 का लेवल है। तो अब भाई जो मुझे नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म में वो यही है कि 418 और 380 के बीच में ये ट्रेंड करेगी। हम ऑल द वे पीछे चले आते हैं वीकली। अब देख लें, मैं वीकली पे मैंने वॉल्यूम शेल्स ड्रॉ किए हैं, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ 468 है, विच इज द रेजिस्टेंस राइट ऑफ द मार्केट, एंड देन नीचे की तरफ तकरीबन मैं देख रहा हूँ 414। तो अब ये 414 को भी ब्रीच कर चुकी है इस वक्त, राइट। तो मेरा अपना ख्याल है इन द शॉर्ट रन ये थोड़ी ओवरसोल्ड कंडीशन है मार्केट की। आई थिंक इट शुड बाउंस बैक टू दी ओवरऑल लेवल जो मैंने 406 आइडेंटिफाई किया है। अगर इफ इट्स अ स्विंग ट्रेड प्रोबेबली it could move sideways to still downtrend. However, अगर ये 50 डे को ब्रेक करती है तो I would buy it on the uptrend basically. अगर if 1 year को मैं ले लूं तो I would buy it on the uptrend once it breaks the 50 day. Overall स्टोरी ये है कि मेरे लिए तो कम से कम डाउन ट्रेंड ही है, एंड आई पर्सनली एम बीइंग अ लिटिल बिट केयरफुल विद हाउ आई लुक एट माय ट्रेड्स फॉर नाउ, क्योंकि मुझे हर चीज जो नजर आ रही है बेसिकली दो जो वॉल्यूम शेल्फ से उनको ब्रीच कर दिया है, इस वॉल्यूम शेल्फ को जो ब्रीच किया है वो भी ब्रीच कर दिया है। मार्केट ओवरसोल्ड कंडीशंस में है, बट मुझे नहीं पता कब तक ओवरसोल्ड रहेगी। ये भी एक चीज समझना अब्दुल्ला जरूरी है। यूजली लोग कहते हैं कि यार ओवर सोल्ड है यार खरीद लो, भाई ओवर सोल्ड है हम्म, खरीद लो इसका मतलब ये नहीं है कि ओवर सोल्ड है तो अब खरीद लो ऊपर ही जाएगी। भाई हो सकता है ओवर सोल्ड रहे, मार्केट इस 380 के लेवल को ब्रीच, मतलब मार्केट 380 के लेवल को टेस्ट करे अब, ठीक है ना। हो अच्छा, सकता है कि मार्केट ओवरसोल्ड जब कह रहे होते हैं अशर, तो इसका मतलब ये होता है कि मतलब किसी टाइम पीरियड से कंपेयर कर रहे होते हैं ना, जाहिर है। ओवर सोल्ड एग्जैक्टली, मतलब पास को देख रहे होते हैं, की लेवल्स को देख रहे होते हैं, हम्म, बहुत सारे एंगल्स को देख रहे होते हैं, और इंडिकेटर्स को देख रहे होते हैं, आरएसआई के लेवल्स को देख रहे होते हैं, हम्म, राइट। बहुत सारी चीजों को देख रहे होते हैं। आई मीन इफ आई कैन पुल अप द आरएसआई, तो ये देखें, दिस इज द आरएसआई राइट नाउ फॉर द 1 ईयर। ये देखें 1 ईयर का आरएसआई। तो आरएसआई को यूजुअली लोग मोमेंटम के तौर पे देखते हैं कि आप देखते हैं ये मोमेंटम इसने यहाँ पे ऊपर मारा था, टॉप मारा था मोमेंटम पे, और फिर ये नीचे आता चला गया। तो आप ये देखते हैं ये डाउनवर्ड ट्रेंड का जो मोमेंटम है, अब ये यूजुअली कहते हैं 30 का जो लेवल है, ये जो नीचे की लाइन है, ये 30 ओवरसोल्ड कंडीशन होती है, और ये 70-80 को, जो 70 को अगर क्रॉस करे तो ओवरबॉट कंडीशन होती है। तो यूजुअली लोग यहाँ पे खरीद लेते हैं और यहाँ पे बेच देते हैं। तो आप देखते हैं एवरी टाइम इट मूव, ये देखें ऊपर, ये इट्स कोरस्पॉन्डिंग विद, जब भी ये ओवरसोल्ड हुई है मार्केट ने रिकवर किया, यहाँ पे आ गई। फिर हम्म, एवरी टाइम इट एक्चुअली वेंट बैक टू बीइंग ओवर सोल्ड, मार्केट ने फिर थोड़ी बहुत रिकवरी की है। लास्ट जो ओवर सोल्ड कंडीशन थी वो आप देखते हैं कि जून में थी, मार्केट नीचे 370 की तरफ थी, उसके बाद इसने ऊपर गई है।
यूजुअली मैं देखूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूंगा तो मैं देखूंगा कि भाई ओवरसोल्ड तो थी, और ओवरसोल्ड से ये मार्केट ओवर, अब ये मतलब मार्केट में ऊपर तेजी आई, बट इसने जब ये 50 डे ब्रीच किया ना, मतलब 50 डे को ऊपर की तरफ ब्रीच किया, तो मैं ये यहां से मैंने देखना शुरू किया कि यार आरएसआई भी अभी भी ओवरबॉट कंडीशन में नहीं है, देयरफॉर आई कैन गो इनटू दिस ट्रेड, जब तक कि आरएसआई ओवरबॉट कंडीशन में नहीं चला जाता। और माइन्यूट चीजें भी लोग देख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आरएसआई डाइवर्जेंस, आरएसआई एंड प्राइस डाइवर्जेंस भी देख रहे होते हैं कि अगर तो क्या कहते हैं प्राइस यानी ट्रेंड कब शिफ्ट हो रहा है। तो यूजुअली आप ये देखते हैं कि ट्रेंड ये थोड़ी एडवांस टेक्निक होगी कि आपको ये बहुत माइन्यूट सी चीजें नजर आएंगी कि आरएसआई मोमेंटम, प्राइस नीचे जा रही है मगर मोमेंटम शिफ्ट शो कर रहा है, पॉजिटिव मोमेंटम। तो ये थोड़ी और माइन्यूट चीजें होती हैं, इसको और थोड़ा पढ़ पढ़ के समझ समझ के आना होगा, बट मैं बड़ी पिक्चर अगेन आपके सामने रख रहा हूँ कि आरएसआई को लोग किस तरह देखते हैं कि आरएसआई ओवर सोल्ड कंडीशन है, भाई खरीद लो, राइट, एंड ऊपर की तरफ जाएगी अब मार्केट। एंड आरएसआई अगर ओवरबॉट कंडीशन में, मतलब ये देख लेना कि आरएसआई ओवरबॉट कंडीशन में थी, ये देखें मार्केट ने टॉप मारा, उसके बाद कहाँ गई, नीचे की तरफ। तो भाई अगर ओवरबॉट है तो सिंपल ये है कि यहाँ पे आप बेच दें, राइट, यहाँ पे आप बेच दें। नहीं, यहाँ लेकिन पे भी लेकिन देखिए जब मार्केट ने टॉप मारा तो यहाँ पे ओवरबॉट की तरफ ये जा रही थी, राइट। ठीक तो एक तरीका है देखने का, एक दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। ठीक है। तो मेरे ख्याल में अशर हमें वही जो पास्ट वीक हमें नज़र में आया था, एक डाउनवर्ड ट्रेंड हमें अभी नज़र आ रहा है, ऑल्दो आरएसआई काफ़ी नीचे आया हुआ है, यानी ओवर सोल्ड है मार्केट। तो तो मार्केट ओवरसोल्ड तो नहीं है, ओवरसोल्ड तो 30 का लेवल होगा, बट लेट्स से इट्स अप्रोचिंग द ओवरसोल्ड कंडीशन, ठीक है ना। लेट्स से मार्केट अगर, मतलब ये मेरा भी सपोर्ट लेवल है, लेट्स से मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, देखिए हम दो तीन चीजों को ना कंबाइन कर हमेशा देखते हैं। लेट्स से कि भाई ये यहाँ तक आ जाती है, ओवरसोल्ड 30 की तरफ आ जाती है इंडेक्स, ये जो आरएसआई का इंडेक्स है, और मार्केट क्रैश होते होते मतलब 380 की तरफ आ जाती है। अब नाउ आई एम इंटरेस्टेड, अब मेरा इंटरेस्ट पीक हुआ, क्योंकि मुझे अब लगा कि यार दो फैक्टर्स थे, दो तीन चीजों की कॉम्बिनेशन थी जिसको मैं देख रहा था। एक ये सपोर्ट लेवल था जिसको मैं देख रहा था, यार ये भी इसको इस पे क्या मार्केट सपोर्ट ले रही है, अगर मार्केट इस सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट ले रही है पॉजिटिव, अगर आरएसआई यहाँ पे बॉटम हो गया पॉजिटिव, ओवरसोल्ड में चला गया पॉजिटिव। ये दो चीजों में मैंने अब मेरा अब एक ट्रेड मूव हो सकता है। एट द सेम टाइम हो सकता है कि भाई ये अभी तक 50, मतलब कोई और ट्रेडर बोले नहीं भाई इसको 50 डे को भी ब्रीच करना है ऊपर की तरफ, जब ये 50 डे को फाड़ेगी ऊपर तभी मैं ट्रेड के अंदर जाऊंगा। तो हर किसी का देखने का नजरिया होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे भाई देखें ये सब कुछ ना लकीरें, एट द एंड ऑफ द डे जो मैटर करेगा ना, ये मतलब ये इंडिकेटर्स हैं, ये एक देखने का तरीका है, सब कुछ प्राइस और वॉल्यूम पे ही बेस्ड है। मैं बोलूं कि यार देखें इस मतलब लास्ट डे आप देखें कि जो सेल ऑफ हुआ है वो अच्छा खासा बड़ा हुआ है। अगर मैं वीकली पे देखूं इस चार्ट को, तो आप ये देखें कि वीकली पे देखें तो जो 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 सेल ऑफ है ये देखें ऊपर की तरफ है, यानी कि वॉल्यूम इट्स मतलब सेल ऑफ अच्छा खासा तेजी से सेल ऑफ आया है, which means it's a strong sell off, it's not a weak sell off। अगर मार्केट लोअर वॉल्यूम्स पे सेल ऑफ हो रही होती तो हम कहते हैं कि यार देयर नॉट इनफ सेलर्स इन द मार्केट, ठीक है प्राइस नीचे जा रही है, दैट्स हाउ द सेलर्स एंड बायर्स इंटरैक्ट, बट वॉल्यूम ऊपर जा रहा है इस बार, इसका मतलब ये है कि भाई मतलब इंटेंस बहुत इंटेंस सेल ऑफ नहीं है, इससे पहले ज्यादा इंटेंस सेल ऑफ्स आए, बट मतलब एक एक मोमेंटम तो नेगेटिव ही है जिसकी वजह से आरएसआई भी नीचे जा रहा है, राइट। आरएसआई तो प्राइस का एक इंडिकेटर है, मगर मैं अगर वॉल्यूम को कंबाइन करूं तो दिस इज हाउ आई वुड लुक एट इट। इनफैक्ट मैं वॉल्यूम को इसलिए कंबाइन यहाँ पे करता हूँ, आप देखते हैं कि यहाँ पे मैं प्राइसिंग शेल्फ्स यूजुअली इसलिए इस्तेमाल करता हूँ। तो ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में है। I would look at probably RSI to settle around 30, and for this level to settle around 380 381, अगर ये लेवल आते हैं तो maybe there would be a short term swing opportunity to the upside, but overall fundamentals जो हैं वो तो अभी तक इतने पॉजिटिव नजर नहीं आ रहे। सही। ठीक है सर, तो हमने दो नई चीज़ों को आज यहाँ पे डिस्कस किया है, एक आरएसआई और एक दूसरा ईएमए, जो कि मेरे ख्याल में रिटेल ट्रेडर्स आमतौर पर उसको सही तरीके से समझ नहीं पा रहे होते, या वैसे तो पता नहीं होता लोगों को, और जिनको पता होता है वो सही तरीके से उसको समझ नहीं पा रहे होते। तो ये मेरे लिए तो पर्सनली एक अच्छा एडिशन था, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में मैं इन दो चीज़ों को बड़ी इम्पोर्टेंस होगी इन दोनों चीज़ों की मेरे लिए। तो थैंक यू अशर। मेरे ख्याल में अब हमने
काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया है, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम की लिमिटेशन होती है, तो हम कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही कवर कर सकते हैं। अब एक देखते हैं एक आने। बात एक 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 बात मैं कह दूं, and I want to say this to you, Abdullah, कि you have to understand something very basic. Take this home and sleep on it. 70%, 80% जो चीज फॉलो करने की है वो प्राइस है। प्राइस 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 प्राइस, राइट। इंडिकेटर्स प्राइस से ही निकल रहे हैं, राइट। बाकी सारी चीजें प्राइस से ही निकल रही हैं। अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड what the market is telling you from a price point of view, ठीक है ना? And that is essentially what is going to matter in the coming days, weeks, in the past has always mattered, is कि क्या है, राइट? प्राइस का ट्रेंड क्या है? प्राइस के ट्रेंड को मेजर करने के लिए RSI हो सकता है, मैकडी हो सकता है, राइट? बट what is the price telling you? That is the what is the trend in price telling you? That is the most important thing, or that can be looked at from the naked eye, right? At the same time, indicators be sophisticated istemal ho sakte hain, but then you need to know how to use those indicators to understand that. Number 2, price different trend show कर रही होती है, right? ट्रेडर्स ये देख रहे होते हैं कि ये जो फिनोमेना हम ट्रेंड में देख रहे हैं, ये ऊपर से नीचे हुई है, ये पहले कब कब रिपीट हुई है, और पहले जब जब रिपीट हुई है तो उसमें वहां पे ट्रेंड रिएक्ट किए, मार्केट ने किस तरह रिएक्ट किया। उसी तरह इन्फ्लेशन पहले भी आई है ना भाई, पहली मरतबा तो इन्फ्लेशन नहीं आ रही तो मार्केट ने किस तरह रिएक्ट किया देखते हैं। भाई यूएस फेडरल रिजर्व ने पहली मरतबा इंटरेस्ट रेट्स तो नहीं ऊपर की ना, मार्केट किस तरह रिएक्ट की थी 2007-8 में, उसको देखते हैं। पहले भी क्रैशेस आए, मार्केट्स ने किस तरह रिएक्ट किया रिकवरी फेज में और क्रैश फेज में, उसको देखा जाता है। ये सारे लेवल से ही ये टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स निकलते हैं, एंड ये सारी चीजों से पास्ट एक्सपीरियंस के ही ट्रेडर्स अपनी जो आप समझ लेंगे वेल रन एक ट्रेडिंग प्लान को फॉर्मुलेट करते हैं। सब कुछ प्राइस रिलेटेड, और प्राइस क्या है? इट्स द इंटरेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। जो दो बायर्स एंड सेलर्स जितने पर मुत्तफिक हो जाएं, whatever they agree upon, that becomes the price, that becomes the जैसे कहते हैं ना word of the day, the verdict. and उसी रिएक्शन को मेजर करने के लिए लोग पास में जाकर देख रहे होते हैं कि पास में बायर्स और सेलर्स ने किस तरह रिएक्ट किया, because of the golden rule. And that golden rule is history never repeats, but it always rhymes. सही। बायर्स हमेशा, बायर्स और सेलर्स की साइकी एक ही होती है। ह्यूमन बीइंग्स 100 सालों से एक ही तरह रिएक्ट कर रहे हैं, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फियर में वो किस तरह रिएक्ट करते हैं एंड ग्रीड के टाइम पे वो किस तरह रिएक्ट करते हैं। आपको सिंपली प्राइसिंग पैटर्न से पिछले 100 सालों के चार्ट्स में नजर आ जाएगा, एंड दैट इज व्हाट द टेक होम मैसेज इज। ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो आपको प्राइसिंग पैटर्न से, प्राइसिंग मतलब चार्ट से दिखेगी, राइट? एंड उसको आप कंबाइन करेंगे अपने फंडामेंटल डेटा से, राइट, व्हिच इज व्हाट आई टॉक्ड अबाउट, व्हिच इज इन्फ्लेशन, व्हिच इज ऑयल प्राइस एक्सपेक्टेशंस, व्हिच इज अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस फॉर द मार्केट, और उन चीजों को पास में देखेंगे और देखेंगे कि यार पास में मार्केट ने किस तरह रिएक्ट किया उन चीजों के साथ, और बायर्स एंड सेलर्स ने फियर के टाइम पे व्हेन थिंग्स वर क्रैशिंग किस तरह रिएक्ट किया, and when things were they were greedy का किस तरह react किया, and that's where you start to establish basically core truths about the market, and therefore core level basically basic levels जिस पे आप support resistance और सारी अपनी charting करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों को आज डिस्कस किया, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस, आने वाले रिकैप्स के अंदर हम मज़ीद नए कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आप शेयर करेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम। For more insights, join our limited access Discord channel now.